नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो काफी स्टूडेंट्स को मुश्किल भी लगता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और वो टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कहा जाता है कि टू डायमेंशनल मोशन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल को अगर मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं तो मैं कहता हूं कि ये एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें से कोई भी पॉइंट ले लें, लेट सपोज हम ले लेते हैं ये वाला एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो जो बॉडी है वो एक्स की तरफ भी जा रही है और वो वाई एक्सिस की तरफ भी जा रही है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में एक बॉडी एक्स एक्सिस में जा रही होती है और वाई एक्सिस में जा रही होती है। दूसरी चीज क्या है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो अगर हम फोर्स की बात करें कि प्रोजेक्टाइल पे कौन सी फोर्स लग रही है, तो प्रोजेक्टाइल पे फोर्स जो है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम एयर रेजिस्टेंस जो है उसे निग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में एक और बात ये कि जो पाथ होता है प्रोजेक्टाइल का उसको हम कहते हैं पैराबोला। ठीक है, ये जो शेप होती है स्टूडेंट्स इसको कहते हैं पैराबोला। और कभी कभार सवाल आ जाता है हाइपरबोला और पैराबोला, तो हाइपरबोला जो है वो पैराबोला का उलट होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हाइपरबोला नहीं होता, वो पैराबोला होता है। तो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या। अच्छा, अब प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की थोड़ी डिटेल्स को। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि किस तरह से क्या चीज है। तो ये एक प्रोजेक्टाइल है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स एंड वाई एक्सिस में जाता है। सबसे पहले जरा सी बात कर लेते हैं एक्स एक्सिस की कि एक्स एक्सिस में क्या हो रहा होता है। अगर मैं एक्स एक्सिस की स्टूडेंट्स बात करूं तो आपसे मेरा सवाल है कि क्या एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लग रही है। हमने ये पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और वो तो वाई एक्सिस में होती है। तो प्रोजेक्टाइल के ऊपर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस में किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। अगर फोर्स नहीं लग रही तो मैं एक्सेलरेशन को क्या कहूंगा कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन लग रही है, तो इसका आंसर होगा कि नहीं लग रही। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं कि वेलोसिटी जो है वो एक्स एक्सिस में क्या है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसके मुकाबले में अगर मैं वाई एक्सिस की बात कर लूं कि वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, तो वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई फोर्स लग रही है तो आप लोगों का आंसर होगा कि जी लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो ए इन वाई एक्सिस कुछ ना कुछ होगी एक्सेलरेशन, तो जी होगी। और किसके इक्वल होगी, प्लस माइनस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की होगी। अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो माइनस जी होगी और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो प्लस जी होगी। फाइनली अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में क्या होगी, वेरिएबल होगी। अगेन वेलोसिटी ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगी और वेलोसिटी नीचे आते हुए इंक्रीज होगी। अब स्टूडेंट्स ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं ये देखने में इतनी मुश्किल नहीं है और देखने में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना ये प्रोजेक्टाइल का बेसिक है। अगर ये नहीं आएगा आपको तो आपको आगे नहीं समझ आएगा कि हम प्रोजेक्टाइल में क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स के प्रोजेक्टाइल जो है वो एक्स वाई डायरेक्शन में मोशन ऑफ अ बॉडी होता है। और एक्स एक्सिस के पैरामीटर्स किस तरह से हैं कि एक्स एक्सिस में फोर्स कोई नहीं लगती, एक्सेलरेशन कोई नहीं होती और वी एक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। जबकि अगर बात की जाए हमारे पास ये वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस में फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, एक्सेलरेशन प्लस या माइनस जी के इक्वल होती है और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास वेरिएबल होती है। अच्छा, ये चीजें डिस्कस करने के बाद अब हम जनरलाइज देख लेते हैं जरा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल को
कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसी भी पॉइंट पे कितनी होती है। अच्छा जी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं, ये आ गया हमारे पास प्रोजेक्टाइल। अब मैं कहता हूं कि किसी भी रैंडम पॉइंट पे, लेट से इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है। तो किसी भी पॉइंट पे स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उधर का टेंजेंट लेते हैं, और टेंजेंट के लिए हम इस तरह से x ले लेते हैं कंपोनेंट और y ले लेते हैं। तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई, ये इसका vx कंपोनेंट हो गया और ये इसका vy कंपोनेंट हो गया। तो अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें तो उसकी वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, vx प्लस vy की। और अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो मेन जो इसकी नेट वेलोसिटी है उसके अंदर vx भी शामिल है और vy भी शामिल है। अब इस चीज को जरा देखने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि स्टार्टिंग में जो थी एक बॉडी को हमने फेंका तो उसकी x एक्सिस की वेलोसिटी इस तरह थी। तो हमने पढ़ा है कि vx जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर x इतना है तो यहाँ पे भी इतना होगा, यहाँ पे भी इतना होगा, यहाँ पे भी इतना होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। गर्स ये कि हर पॉइंट पे x जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पे लेट सपोज 5 था तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, हर जगह पे 5 ही होगा, क्योंकि x जो है हमारे पास चेंज नहीं होता, हमने अभी स्टार्ट में पढ़ा था। लेकिन अगर हम बात करें y की तो y के साथ ये हिसाब नहीं है, ठीक है। y का क्या है कि अगर यहाँ पर जो था वो इतना y था तो ऊपर जाते जाते y कम हो जाएगा और टॉप पे vy 0 हो जाएगा, और नीचे आते हुए फिर से vy क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो vx के बारे में हमने पढ़ा कि vx थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहता है, जबकि vy जो है वो ऊपर जाते हुए डिक्रीज होता है, टॉप पे 0 हो जाता है और नीचे आते हुए इंक्रीज होता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी की, तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो होती है एट स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। और उसका रीजन क्या है कि vy जो है वो एट स्टार्ट और एट एंड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि vx जो है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, और v इक्वल है हमारे पास vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ये चीज हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर vy ज्यादा होगा तो v ज्यादा होगा, vy कम होगा तो v क्या होगा, कम होगा। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं मिनिमम वेलोसिटी की। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है वो होती है हमारे पास एट टॉप, और एट टॉप वो वेलोसिटी 0 के इक्वल कभी नहीं होती। ये बात आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत कॉमन आने वाला एमसीक्यू है कि एट टॉप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम या 0। तो इसका आंसर कभी भी आप लोगों ने 0 नहीं रखना। एट टॉप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। क्यों मिनिमम, क्योंकि एट टॉप vx इज नॉट 0, ठीक है, vy इज 0। और अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा vx। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि एट टॉप नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू vx, ठीक है। अब इस सारी चीज को अगर मैं समराइज करूं तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से लिख सकता हूं कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx जो है वो थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं प्रोजेक्टाइल की तो वो होती है एट स्टार्ट पॉइंट एंड एट एंड पॉइंट। अगर मैं मिनिमम वेलोसिटी की बात करूं तो वो होती है एट टॉप।
और मिनिमम वेलोसिटी मेरे पास इक्वल होती है वी एक्स के। क्यों? क्योंकि एट टॉप वी वाई क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो ये है सारा आपके पास बेसिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। नेक्स्ट चीज है स्टूडेंट्स हमारे पास के हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए स्टूडेंट्स, मसला ये होता है कि हम लोग पढ़ के जाते हैं रेंज की इक्वेशन, हाइट की इक्वेशन, टाइम पीरियड की इक्वेशन, चलें वेलोसिटी की भी इक्वेशन काफी जगहों पर पढ़ा दी जाती है, लेकिन मसला हमारे साथ क्या आता है? मसला हमारे साथ ये आता है कि सवाल इस तरह के नहीं आते। सवाल हमारे पास इस तरह के आ जाएंगे, लेट्स से कि a body is thrown from a top of a 100-meter cliff with a velocity of 20 meter per second. How far will it go in 2 seconds? ठीक है, अब इस सवाल को अगर आप देखें तो ये है प्रोजेक्टाइल का सवाल। ये प्रोजेक्टाइल के हाफ मोशन का सवाल है, यानी कि यहाँ से एक बॉल को फेंका गया है और वो बॉल इस तरह करके फॉल करेगी। हमने ये बताना है कि 2 सेकंड में ये बॉल कितना आगे जाएगी, ये सवाल है बेसिकली। लेकिन ना इसमें रेंज का फॉर्मूला फिट आता है, ना इसमें हाइट का, और ना इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिट आता है, क्योंकि रेंज और हाइट और टाइम पीरियड बिल्कुल सेपरेट चीज है। तो ऐसे तमाम सवालों के लिए हमने क्या करना है वो हमें सीखना जरूरी है। ठीक है, हमने इस तरह से करना है स्टूडेंट्स के सबसे पहला स्टेप जो है हमने ये करना है कि हमें डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस का है या वो वाई एक्सिस का है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के किसी को सवाल को भी आपने सॉल्व करना है तो इससे सॉल्व होगा। फिर अगर वो सवाल एक्स एक्सिस का है या वो सवाल वाई एक्सिस का है तो हमने इक्वेशन डिसाइड करनी है कि हमने कौन सी चूज करनी है। एक्स एक्सिस के लिए एक ही मेन इक्वेशन है और वो है हमारे पास x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी या x इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा टी, जिसमें ये जो x है ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बॉडी कितना आगे गई है। ये जो वी आई एक्स है ये है मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये t जो है ये है मेरे पास इंटरवल, टाइम इंटरवल कि कितना टाइम। ठीक है, जबकि y एक्सिस की मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, लेकिन जो मैं फर्स्ट लिखवा रहा हूं हमेशा आपने इससे पहले ट्राई करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस या माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, प्लस अगर बॉडी नीचे आ रही है, माइनस अगर बॉडी नीचे जा रही है। इस इक्वेशन में ये जो y है ये है मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस, ये वी आई वाई जो है ये है मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये t जो है दोनों ये है मेरे पास टाइम इंटरवल, और ये g जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी एंट्री टेस्ट में वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन स्टूडेंट्स मोस्टली यूज होगी आपकी। इसके अलावा क्या क्या यूज हो सकती है? इसके अलावा आपके पास ये यूज हो सकती है कि वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस माइनस जी टी, या 2gs इज इक्वल टू वी एफ वाई स्क्वायर माइनस वी आई वाई स्क्वायर। ये बेसिकली स्टूडेंट्स वही है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस ही है, लेकिन y और x एक्सिस में मैंने सेपरेट की हुई है। x एक्सिस में सिर्फ ये वाली इक्वेशन लगती है जो मैंने लिखी है, और y एक्सिस में ये तीनों लग सकती हैं, लेकिन जो पहली इक्वेशन है उसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं समझाता हूं कि ये जो मैंने चीज आपको कराई है ये कैसे होती है, इसका मकसद क्या है, ये मैंने क्यों ऐसे लिखी है। तो सवाल करते हैं वही वाला जो मैंने किया था। वो सवाल कुछ इस तरह से था कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 100 मीटर क्लिफ, ये 100 मीटर की क्लिफ है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सवाल था हाउ फार विल इट गो इन 2 सेकेंड्स।
अब अगर ना स्टूडेंट्स, हमें पहली चीज हम डिसाइड करते हैं कि ये एक्स एक्सिस का सवाल है या ये वाई एक्सिस का सवाल है। लिखा हुआ है कि एक बॉल को फेंका जाता है ऊपर से, वो 2 सेकंड में कितना फार जाती है, कितना दूर जाती है। फार का मतलब होता है कितना दूर जाती है। तो ये कौन सा एक्सिस का सवाल हुआ? ये हमारे पास एक्स एक्सिस का सवाल हुआ। ठीक है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस का सवाल हुआ तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस की हमारे पास एक इक्वेशन है, एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। अब हम देखते हैं कि वी आई एक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर एक चीज टॉप पे है, यानी कि ये प्रोजेक्टाइल है और ये हाफ प्रोजेक्टाइल है, तो टॉप पे हमें पता है कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वी एक्स के। और वी वाई कितना होता है? 0 होता है। तो ये जो वेलोसिटी हमें दी हुई है, ये बेसिकली क्या दिया हुआ है? ये हमें वी एक्स ही दी हुई है। ठीक है। तो अगर मैं एक्स देखूं तो एक्स मैंने फाइंड करना है, हाउ फार। वी आई कितना है मेरे पास? 20, और टाइम कितना है? 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 40 मीटर। तो 2 सेकंड में ये कितना दूर जाएगी? ये 40 मीटर दूर जाएगी। ठीक है। इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को और लिख लेते हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच बॉटम। ठीक है, सेम सवाल है, सेम डेटा है, सिर्फ सवाल चेंज थोड़ा सा कर दिया गया और पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच बॉटम। तो अब क्या पूछा हुआ है कि उसको कितनी देर लगेगी नीचे आने में। नीचे आने का मतलब है कि किस एक्सिस का सवाल किया गया हमसे? वाई एक्सिस का सवाल किया गया। अब वाई एक्सिस का सवाल है तो वाई एक्सिस की हमने देखा है कि एक जो इक्वेशन आपने पहले यूज करनी है वो कौन सी है? y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस मैंने क्यों डाला है? क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, वी आई वाई टॉप पे हमें पता है कितना होता है? 0 होता है। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और इक्वेशन मेरे पास बच जाएगी y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। फाइंड मैंने क्या करना है? टाइम करना है, जो कि ये लेगी टू रीच द बॉटम। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास 200 टी स्क्वायर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 20 सेकेंड्स। ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा टाइम का? कि टाइम जो लेगा वो होगा अंडर रूट 20 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गए 2 सवाल। एक और सवाल इसी तरह करता हूं मैं आप लोगों से कि सेम क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरह से है कि 2 बॉल्स हैं, एक को मैं 20 से फेंकता हूँ सेम हाइट से और दूसरे को मैं 50 मीटर पर सेकंड से फेंकता हूँ। और सवाल आगे लिख देता हूं कि विच बॉल will reach the ground first। अब ना अगर हम स्टूडेंट्स इसको दिमाग से सोचे ना तो हमारा माइंड क्या है कि भाई 50 वाली जो है वो बाद में गिरेगी और 20 वाली जो है वो पहले गिरेगी। तो देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता। अब रीच द ग्राउंड फर्स्ट है तो सवाल किसका है? वाई एक्सिस का सवाल है। वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन क्या यूज होती है? वाई इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर, नीचे के ले लेते हैं। हमें पता है कि दोनों बॉडीज की वी आई वाई कितना है? 0 है। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी कि y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर आप दोनों बॉल्स की y देखें तो सेम है, दोनों को सेम हाइट से फेंका है। दोनों बॉल्स की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या है? सेम है। तो दोनों बॉल्स का टाइम क्या हो जाएगा? सेम होगा। तो इसका आंसर बनता है कि बोथ विल रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर टाइम इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ठीक है। तो ये इस तरह के सवाल आ सकते हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस का सवाल है या ये वाई एक्सिस का।
इसके अलावा एक फुल मोशन का सवाल लेके देख लेते हैं। फुल मोशन का सवाल कुछ इस तरह से है कि एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया है with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 डिग्री। ठीक है, और आगे सवाल लिखा हुआ है हाउ फार विल इट गो इन 1 सेकेंड। ठीक है, सवाल इस तरह से है कि एक बॉडी को फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो वो कितना दूर जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। अगेन समझना पहले यही है कि सवाल एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का है। सवाल है जी एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन एक ही है कि वी आई एक्स टी या वी आई कॉस थीटा टी। वी आई कितना दिया हुआ है 10, कॉस डाल देंगे हम 60 और टी कॉस 60 होता है हमारे पास 0.5 और टाइम है 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 मीटर। ठीक है, तो वो कितना दूर जाएगा, वो 5 मीटर जाएगा। आखिरी एक और सवाल लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ था, वो इस तरह का सवाल था कि एक हेलीकॉप्टर एक पे लोड लेके जा रहा है, ठीक है, और वो जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। उसने वो ड्रॉप करना है एक टारगेट पे जो कि उससे है 100 मीटर दूर। ठीक है, अगर हेलीकॉप्टर की हाइट 100 मीटर है तो इसको कितनी देर पहले ये ड्रॉप करना चाहिए। ठीक है, टाइम बेसिकली हमें पूछा हुआ है और हमसे कहा है कि अगर इसने इस टारगेट को हिट करना है, इस वाले टारगेट को, तो ये कितनी देर पहले ड्रॉप करेगा। अगेन अगर आप सवाल की ऊपर आए तो आपको समझ आएगी कि ये एक्स एक्सिस का सवाल है, क्योंकि इससे हमें बोला हुआ है कि कितना दूर फेंकेगा। ठीक है, दूर फेंकने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। एक्स यहाँ पर है हमारे पास 100 मीटर, वी आई एक्स है हमारे पास 100 और टाइम है t, तो टाइम हो जाएगा 100 बाय 100 1 सेकेंड। तो अगर ये हेलीकॉप्टर जो है ये 1 सेकेंड पहले अपना पेलोड ड्रॉप करेगा तो वो इस 100 मीटर के टारगेट को हिट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल हमारे पास सॉल्व होते हैं। अब इसके बाद हम आएंगे अपनी रेंज, हाइट और टाइम पीरियड। तो पसंदीदा तरीन प्रोजेक्टाइल में पार्ट है रेंज, हाइट और टाइम पीरियड। तो बेसिक सारा पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं कुछ किताबी चीजों पे, जिसमें सबसे पहली चीज आ जाती है रेंज। रेंज को हम लिखते हैं आर से और ये डिफाइन होती है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्रोजेक्टाइल है इस तरह से, तो यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस होगा इसको मैं कहूंगा कि ये क्या है, रेंज है। ठीक है, तो रेंज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, रेंज की इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेंज की इक्वेशन जो है वो ये है कि रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। इस इक्वेशन में जो ये वी आई है ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो थीटा है ये मेरे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये जो जी है ये मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेता हूं। ये एक आसान चीज है। अब जाते हैं इसके अंदर एंट्री टेस्ट से रिलेटेड बातों में। ठीक है, सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होती है। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम रेंज के लिए आप लोगों ने ये याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर मैंने साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 लानी है तो मुझे थीटा कितना लेना पड़ेगा, मुझे थीटा लेना पड़ेगा 45 डिग्री। तो मैक्सिमम रेंज होती है मेरे पास 45 डिग्री पे और वो होती है
किसके इक्वल, वी आई स्क्वायर बाय जी के, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 90 बनेगा, साइन 90 मेरे पास 1 हो जाएगा। अगला चीज थोड़ी सी इससे चेंज करते हैं, और ये बात की चीज है कि किस एंगल पे रेंज हाफ हो जाएगी ऑफ मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम के लिए क्या था, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 1। तो हाफ के लिए कितनी आनी चाहिए, हाफ के लिए आनी चाहिए साइन 2 थीटा की वैल्यू हाफ, और वो लाने के लिए मुझे एंगल रखना पड़ेगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री पे अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास बन जाएगा कि रेंज विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज व्हेन वी आई स्क्वायर साइन 2 15। साइन 2 15 जो है वो चेंज हो जाएगा साइन 30 में, और साइन 30 होता है मेरे पास 1/2। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज बन जाएगी मेरे पास वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हाफ रेंज। अच्छा, यहाँ पे जो 3 एमसीक्यू बेसिक डिस्कस हुए वो कौन से हुए, रेंज की अपनी इक्वेशन की, मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होती है 45 डिग्री पे, और मैक्सिमम रेंज का हाफ कितने एंगल पे होता है 15 डिग्री पे होता है। अगली चीज हम देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। अच्छा जी, हमने अभी देख लिया स्टूडेंट्स के मैक्सिमम रेंज जो है वो इक्वल होती है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी के, और रेंज इक्वल होती है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के। तो मैं इस वी आई स्क्वेयर बाय जी की जगह लिख सकता हूं आर मैक्स, तो मैं लिख सकता हूं कि आर इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। ये है जी स्टूडेंट्स मेरे पास रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। इससे हमारे पास दो किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है इससे कि लेट सपोज सवाल इस तरह का दिया हुआ है कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज जो है वो है 100 मीटर। अगर मैं उसे थ्रो करता हूं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो उसकी रेंज जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें हमें थीटा और आर मैक्स देके रेंज का पूछा है। ठीक है, इसके मुकाबले में दूसरा सवाल इसका इस तरह से आ सकता है कि एक प्रोजेक्टाइल को जब मैंने 30 डिग्री पे फेंका तो उसकी रेंज आई मेरे पास 30 मीटर। अगर मैं उसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकता हूं तो मेरे पास रेंज कितनी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को थीटा और रेंज देके आप लोगों से मैक्सिमम रेंज मांगी हुई है। ठीक है, तो ये इक्वेशन काफी हेल्पफुल होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगली चीज रेंज से रिलेटेड एक ये है कि फॉर विच एंगल्स रेंज इज इक्वल। तो स्टूडेंट्स जिन भी एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल आए उनकी रेंजेस इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री 70 डिग्री की रेंज इक्वल होगी, 30 डिग्री 60 डिग्री की रेंज इक्वल होगी, 50 डिग्री 40 डिग्री की रेंज इक्वल होगी। तो गर्ज कहने का क्या है कि किसी भी अगर दो एंगल्स के का सम जो है वो 90 डिग्री आता है तो उनकी रेंजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। रेंज से आगे जाते हैं और हाइट को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट covered by projectile is called as its height। यानी कि अगर ये प्रोजेक्टाइल है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? उसकी हाइट कहलाएगा। अच्छा जी, हाइट को देखा जाए तो हाइट की इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो एंगल मुझे चाहिए होगा वो चाहिए होगा 89.9 डिग्री। यहां पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा का आंसर लाना है 1, और उसका आंसर 1 परफेक्टली तब आएगा जब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन मैंने यहाँ पर 89.9 लिखा है, 90 क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन ये है कि 90 डिग्री पे वो 1D मोशन बन जाता है, 1 डायमेंशनल मोशन बन जाता है, वो वर्टिकल मोशन बन जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रहता। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में उसको रखने के लिए जो मुझे मैक्सिमम हाइट मिलेगी वो 90 से थोड़े कम एंगल पे मिलेगी, यानी कि 89.9 पे। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास 89.9 का ऑप्शन हो तो आपने वही करेक्ट करना है। ठीक है। लेकिन अगर ना हो, क्योंकि कुछ टीचर्स उसको 90 डिग्री कंसीडर करते हैं, तो आप 90 के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है। तो अगर 89.9 ऑप्शन हो तो आपने उस पे जाना है, अदरवाइज आपने 90 डिग्री पे जाना है। और मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन मेरे पास बनेगी वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है। तो ये 2g कहां से आया कि साइन स्क्वायर थीटा में जब मैं साइन स्क्वायर 89.9 डालूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ जाएगा, और हाइट मैक्सिमम की इक्वेशन मेरे पास बचेगी वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। अच्छा, अब अगेन रिलेशन देख रहे हैं हम बिटवीन हाइट एंड मैक्सिमम हाइट का। तो हाइट की ये इक्वेशन है, जबकि मैक्सिमम हाइट की वी आई स्क्वायर बाय 2g है। जब ये इक्वेशन मैं इस एरिया में डालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा कि हाइट इज इक्वल टू हाइट मैक्स साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अगेन इससे वही दो सवाल आ सकते हैं जो भी हमने पहले किए थे, कि आपको हाइट दी जा सकती है, थीटा दिया जा सकता है, और हाइट मैक्स पूछी जा सकती है। जबकि दूसरे सवाल में आपको हाइट मैक्स दी जा सकती है, थीटा दिया जा सकता है, और हाइट पूछी जा सकती है। ठीक है। तो ये हो गए क्या आपके पास रिलेशन बिटवीन हाइट एंड हाइट मैक्स। फाइनली एक बहुत पसंदीदा सवाल एग्जामिनर्स का, और याद करने वाला सवाल, मैं आपको उसकी प्रूफ की तरफ कभी नहीं लेके जाऊंगा। और सवाल है कि एट व्हाट एंगल रेंज एंड हाइट आर इक्वल। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि एट थीटा 76.1 डिग्री रेंज एंड हाइट आर इक्वल। और एक और चीज याद रखनी है कि ये थीटा आता है आपके पास tan इनवर्स -4 से। तो tan इनवर्स -4 का आंसर होता है 76.1। तो चाहे आपके पास 76.1 लिखा हो या चाहे आपके पास tan इनवर्स -4 लिखा हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है। आखिरी पैरामीटर पे जाते हैं अपने, जो कि है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कुछ इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, इससे एमसीक्यूज भी इतने नहीं आते, तो इसकी एक इक्वेशन ही डिस्कस करनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। तो टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पॉइंट। ठीक है। यानी कि प्रोजेक्टाइल यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां तक आया है, तो इस सारे टाइम में इसको जितना टाइम लगा है वो इसका कहलाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की इक्वेशन को देखें तो टाइम फॉर फुल फ्लाइट हमारे पास होता है t इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा बाय जी, और टाइम फॉर हाफ फ्लाइट होता है मेरे पास
फुल फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा vi sin थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, तो ये है मेरे पास टाइम फॉर फुल फ्लाइट और टाइम फॉर हाफ फ्लाइट की इक्वेशन। अच्छा, अब हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा मजीद कुछ रिलेशंस देख लेते हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तो इसको मैं टॉपिक को नाम दे देता हूं एक्स्ट्रा रिलेशंस का। अच्छा जी, एक्स्ट्रा रिलेशंस में जो हमारे पास पहला जो टॉपिक है, पहला जो रिलेशन है वो है बिटवीन रेंज एंड हाइट। ठीक है, और इस रिलेशन के लिए याद रखना है कि जब थीटा इज गिवन, ठीक है, क्योंकि रेंज और हाइट के दो रिलेशंस हैं। तो अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो रेंज और हाइट का जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। तो इसमें अगर आपको थीटा दिया हुआ है और h दिया हुआ है और आपसे रेंज के बारे में पूछ ले तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसमें अगर आपको रेंज और थीटा दिया हुआ है और आपसे हाइट का पूछ ले तो आप उसका भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन है आपके पास r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, जिसमें r रेंज है और h क्या है, हाइट है। दूसरा आपको जो रिलेशन पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए बिटवीन रेंज एंड हाइट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन। ठीक है, अब आपको थीटा नहीं दिया हुआ, अब आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, तो इसका जो रिलेशन बनता है वो बनता है r इज इक्वल टू वी आई अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, तो इसमें आप लोग अगर देखें तो इसमें कहीं थीटा का जिक्र नहीं है, इसमें वी आई का जिक्र है। तो अगर आपको वी आई देके रेंज और हाइट का रिलेशन पूछा जाए तो उसके लिए ये इक्वेशन है जो मैंने लिखी है। ठीक है, तीसरी जो इक्वेशन है वो है आपके पास बिटवीन टाइम एंड हाइट, बिटवीन इंस्टेंटेनियस टाइम एंड हाइट, इस तरह लिख देते हैं। टाइम इंटरवल एंड हाइट, और उसकी इक्वेशन है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर या फिर t इज इक्वल टू 2h बाय जी। अच्छा, इसका सवाल जो है ना स्टूडेंट्स वो इस तरह से आया होगा कि हाउ मच हाइट अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इस तरह की बात है। अच्छा, अगला जो रिलेशन है वो है आपके पास बिटवीन हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि फुल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की गई है। तो हाइट और फुल टाइम ऑफ फ्लाइट में जो रिलेशन है वो है मेरे पास h इज इक्वल टू टी स्क्वेयर बाय 8g या h इज इक्वल टू 5 बाय 4 टी स्क्वेयर या 1.25 टी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये है मेरे पास रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टोटल टाइम पीरियड या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हो गए, रेंज, हाइट और टाइम पीरियड डिस्कस हो गया। फाइनली जो है अब हम देख लेंगे एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल को अपने नेक्स्ट टॉपिक में और थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स का। और फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है एनर्जी कंजर्वेशन इन प्रोजेक्टाइल का टॉपिक। अच्छा, ये बात मैंने शायद आपको पहले भी बताई होगी स्टूडेंट्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैथ्स जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल लॉस है कि कोई भी टॉपिक, अगर कोई भी प्रोसेस इस दुनिया में हो रहा है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मैथ्स को फॉलो लाजमी करेगा। ठीक है, तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल की बात करूं, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ओबे होगा। ठीक है, अगर वो ओबे होगा तो इस ओबे होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को रिलीज करता हूं विद 100 जूल एनर्जी तो इस पॉइंट पे भी उसकी एनर्जी 100 जूल होगी।
टॉप पे भी उसकी टोटल एनर्जी 100 जूल होगी और इस पॉइंट पे भी उसकी एनर्जी 100 जूल होगी। यानी कि जितनी एनर्जी प्रोजेक्टाइल को दी जाती है थ्रू आउट द मोशन, उसकी एनर्जी उतनी ही रहती है। ठीक है, तो अब एनर्जी का डिवीजन किस तरह से है ये पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स की बात करूं तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी होती है वो मेरे पास इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है मेरे पास 0। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है हाफ mv स्क्वायर के। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो सेम वही वाली बात होती है कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ mv स्क्वायर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता होना चाहिए वो है हमारे पास टॉप का पॉइंट, कि इस पॉइंट पे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे आप लोग याद रखें कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हरगिज पोटेंशियल के इक्वल नहीं होती, वो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के इक्वल होती है। ठीक है, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होती क्योंकि v हमारे पास 0 नहीं होता और v जो है वो इक्वल होता है v x के। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। और जो टॉप पे काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि टॉप पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है टोटल एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब इस सब को सॉल्व करने के लिए मैं एक सवाल आप लोगों से कर लेता हूं और सवाल कुछ इस तरह से है कि अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with an energy of 100 joules. What is the potential energy at top? सवाल क्या है स्टूडेंट, सवाल ये है कि एक बॉडी को 60 डिग्री से फेंकते हैं 100 जूल एनर्जी के साथ, तो उसकी टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब आप लोग ये सोचेंगे कि टॉप की पोटेंशियल एनर्जी का तो मैंने फॉर्मूला आप लोगों को कराया ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कहीं पे आपको टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या ये सवाल सॉल्व हो सकता है? जी हाँ, ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है कि अगर हमें इन्होंने एनर्जी दी हुई है बॉटम की तो वो होगी इसकी टोटल एनर्जी। तो इसकी टोटल एनर्जी इन्होंने हमें दी हुई है 100 जूल्स। ठीक है, हम टॉप पे क्या काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं? हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कॉस स्क्वायर थीटा। टोटल एनर्जी 100 है, कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 60 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 100 इंटू 0.25, या इसको मैं लिख सकता हूँ 25 जूल। तो यहां पर हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप आ गई 25 जूल। तो हमने क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला हमारे पास है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल माइनस काइनेटिक एनर्जी, या 100 माइनस 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 75 जूल। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। फाइनल चीज बैलिस्टिक्स। तो बैलिस्टिक की बात की जाए, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए, तो ये जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और होता क्या है, एक अनपावर्ड अनगाइडेड जो है मिसाइल उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि एक ऐसी चीज जिसको मैंने स्टार्टिंग में एक फोर्स दे दी और उसको मैंने उसका ओरिजिनल पाथ फॉलो करने के लिए अलाउ किया
टारगेट को हिट करने के लिए। तो ये है मेरे पास क्या, बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे पास मॉडर्न डे मिसाइल्स हैं वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होते, वो गाइडेड होते हैं, वो किसी टारगेट को चेस करके उसे हिट करते हैं। ठीक है, वो अपनी स्पीड ड्यूरिंग मोशन कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक टैंक का जो गोला होता है उसको हम बैलिस्टिक मिसाइल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल और प्रोजेक्टाइल हमारा